वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो जैसे कि आप जानते हैं हम लोग लूसेंट के संपूर्ण भौतिक विज्ञान को यहाँ पर पढ़ना शुरू किए थे और इस कड़ी में हमने अध्याय 3 तक पूरी तरह कंप्लीट कर चुका है और आज की अध्याय हमारी 4 है। गुरुत्वाकर्षण को हम इसे पढ़ने वाले हैं। टोटल लेक्चर की बात करते हैं तो 12 नंबर के लेक्चर है। पिछले की 11 लेक्चर अगर आप लोगों ने मिस कर दी है तो जा करके आप प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कर सकते हैं, उसमें ये पूरी अपडेट कर दी गई है। चलिए हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर 4 गुरुत्वाकर्षण बल को। हाँ जी, तो हम आ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 4 गुरुत्वाकर्षण के ऊपर, ग्रेविटी। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगी, बताइए गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया कौन था? तो याद रखेंगे न्यूटन। कौन? न्यूटन, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स भी कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम समझेंगे। कहा जाता है कि दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इनका मानना है कि कोई पिंड है, दो पिंड। अब इन दो पिंडों के बीच में जो जो बल कार्य कर रही है वो किस प्रकार है? तो सबसे पहला है कि वह जो है गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के बीच के जो मास है, जो द्रव्यमान है, उसके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और इसके बीच की जो दूरी है r, उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है। क्या कहता है कि किन्हीं भी दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर हम इसको डिफाइन करें तो F बराबर m1 इंटू m2 बटे r² और एक कांस्टेंट में g लगाते हैं तो F बराबर फार्मूला हो जाएगा g m1 इंटू m2 बटे r²। ये आपकी गुरुत्वाकर्षण बल की फार्मूला है। और यहाँ पर g जो है एक नियतांक है जिसका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं और इसका मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या आपका पूछेगी? पहला तो क्वेश्चन आपसे यही पूछेगी कि बताइए गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला याद रखेंगे g m1 m2 बटे r²। अब दूसरा क्वेश्चन पूछेगी कि बताइए इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट क्या होता है? तो यूनिट क्या होता है? तो यूनिट होता है kg। यूनिट होता है, पहले तो यहाँ पर देखेंगे, एक मिनट, हाँ जी, यहाँ पर एक बताएं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, ये इसका यूनिट होता है। ठीक, आएंगे यहाँ पर एक नोट पॉइंट है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रायोगिक मान सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। जो आज ये जी का मान आप देख रहे हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, इस पूरे के पूरे मान को डिफाइन करने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक है हेनरी कैवेंडिश। इन्होंने सबसे पहले इस मान को डिफाइन किया था। अब आएंगे गुरुत्व क्या होता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच की एक आकर्षण बल कार्य करता है। कोई भी दो पिंड हो, आप केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं कि दो पिंडों के बीच में एक बल कार्य करती है। फिर पिंड के अंदर जो भी अणु परमाणु होते हैं उनके बीच एक बल कार्य करती है। तो उस प्रकार से यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो तथा इस आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। अर्थात गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है और इसी बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वजनित त्वरण कहते हैं, जिसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गुरुत्व मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी दो अगर पिंड रहे तो इनके बीच जब आकर्षण बल कार्य करेगी तो वो कहलाएगी ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण बल। परंतु यदि इस पिंड में एक पिंड हमारी पृथ्वी हो और दूसरा पिंड कोई भी पिंड हो, इसके बीच जो बल कार्य करेगा वो कहलाएगा गुरुत्व बल। क्या कहलाएगा? गुरुत्व। तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? किसी भी दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को, आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। परंतु यदि इनमें कोई एक पिंड पृथ्वी हो और दूसरा पिंड आपका कोई भी हो और तब उसके बीच आकर्षण बल लग रही है तो उसको बोलते हैं गुरुत्व। क्या बोलते हैं? गुरुत्व। अब आएंगे यहाँ पर नेक्स्ट। और इस गुरुत्व का मान कितना होता है? तो g बराबर होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति
सेकेंड स्क्वायर, यानी किसी भी वस्तु को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो पृथ्वी उसको 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से, त्वरण से उसको अपनी तरफ खींचती है। अब सुनेंगे जी का मान परिवर्तन किस प्रकार होता है। तो जी के मान में परिवर्तन निम्न प्रकार से होता है। पहला, यदि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। जितना ऊपर जाइएगा, जितना नीचे जाइएगा, जी का मान क्या होता है, घटता जाता है। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान महत्तम होता है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो ध्रुव है उस पर जी का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है, परंतु उसके सेंटर पर जी का मान न्यूनतम होता है। यानी विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर पर जी का मान क्या होता है, न्यूनतम, और पोल पर क्या होता है, मैक्सिमम, और इक्वेटर पर क्या होता है, तो ये मिनिमम होता है। और पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है और पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। तो ये 4 निर्भरता है, 5 निर्भरता है। जी का मान किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। अब आएंगे, एक नोट पॉइंट दिया है, यदि पृथ्वी अपने वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार 0 हो जाएगा। यानी वहाँ भारहीनता की स्थिति हो जाएगी, लेकिन ध्रुवों पर जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में दिन की अवधि 24 घंटा से बढ़कर 1.4 घंटे या फिर 84 मिनट की ही हो जाएगी। और यदि पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो जी के मान में ध्रुवों को छोड़कर शेष सभी जगह स्थानों में वृद्धि होगी। मतलब बोल रहा है कि यदि पृथ्वी जो है अपना जितना भी कोणीय चाल से घूम रही है, अगर उसमें 17 गुनी वृद्धि कर दे तो होगा क्या, तो उस भूमध्य रेखा पर भार का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा पृथ्वी की। और इतना 0 हो जाएगा कि वहाँ पर भारहीनता की स्थिति आ जाएगी। और जैसे ही भारहीनता की स्थिति आएगी तो जो अवधि 24 घंटा लगता है हमारा एक दिन एक रात होने में, वो मात्र 1.4 घंटे या फिर 84 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएगी। तो ये चीज़ें फिजिक्स का आपका कॉन्सेप्ट बोलती है। अब आएंगे यहाँ पर लिफ्ट के बारे में पढ़ना है। लिफ्ट में पिंड का भार। तो सुनिए, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, जब ऊपर की ओर जाएगी तो। परंतु जब यदि नीचे की ओर जाएगी तो लिफ्ट का भार क्या होता है, घटा हुआ प्रतीत होता है। तो जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। यानी इस प्रकार से कुछ लिफ्ट होती है और इस लिफ्ट में यदि ये लिफ्ट ऊपर की तरफ खिंचा रही है तो इसमें भार क्या होगी, बहुत ज़्यादा प्रतीत होगा। परंतु यदि नीचे जा रही है तो इसमें भार क्या होगी, बहुत कम प्रतीत होगी। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करता है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, एकदम नॉर्मल परिवर्तन होता है। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है और ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार 0 होता है और यही भारहीनता की स्थिति है। और यदि लिफ्ट नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से उठकर उसकी छत में से जा लगेगा। तो ये लिफ्ट के बारे में कुछ 4-5 कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट क्या, कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में भार का मान बढ़ जाता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो भार का मान कम हो जाता है। जब लिफ्ट एक समान रूप से चलती है तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। और चौथा, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो एकदम फ्री फॉल हो जाएगी, वह मुक्त पिंड की तरफ गिरेगी, जिसका स्थिति जो पिंड का भार क्या हो जाएगा, 0, पूरा भारहीनता आ जाएगी। और यदि लिफ्ट नीचे उतरते समय लिफ्ट का गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाएगा, यानी जितनी त्वरण से गिर रही है अगर गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाएगा तो लिफ्ट में पिंड उसी के फर्श से टकराकर उसके छत से जाकर टकराई जाएगी। तो ये लिफ्ट के कॉन्सेप्ट हुई। अब आएंगे यहाँ पर, गैलीलियो गैलीली ने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण के साथ गिरती है और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती है। ऐसा मानते हैं कि यदि निर्वात में एक आप पंख को गिराइए और एक बड़ा कोई पिंड को गिराइए तो दोनों ही समान रूप से एक समान में ही नीचे आकर गिरेंगे। अब इसे कहिए तो मास पे डिपेंड नहीं करता, जी हाँ, मास पे डिपेंड नहीं करता, कहाँ पर, निर्वात में। लेकिन ऐसे अगर एयर रहेगी तो एयर में आप जानते हैं जो चीज़ें जितनी भारी रहेगी वो तेज़ गिरेंगी। जैसे अगर एक
पंख को या फिर एक पेपर को और एक पेपर और पत्थर को नीचे गिराइएगा तो जाहिर सी बात है पत्थर जल्दी नीचे आ जाएगा और पेपर को आने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अब क्यों टाइम लगा? क्योंकि यहाँ पर एयर है, क्या है? एयर है। परंतु इसी यदि पेपर को और पत्थर को आप निर्वात से, आप वैक्यूम से नीचे फेंकिएगा तो दोनों के दोनों समान रूप से नीचे आकर के गिरेंगे। ये नियम किनका था? तो ये बताए थे गैलीलियो गैलीली साहब। ठीक, तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब आएंगे, हाँ जी, तो अब आएंगे यहाँ पर ग्रह गति के नियम, जिसको हम कल पढ़ेंगे कि ग्रहों की गति के नियम क्या है। ठीक, तो इतना आप कर लीजिएगा। कल हम वापस यहाँ से शुरू करेंगे और इसी के बाद से अगला जो टॉपिक रहेगी इसको कंप्लीट करके इस ग्रेविटेशन चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछी गई हैं प्रीवियस ईयर में उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।